आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सीता हरण। आज इस नावल की 11वीं किस्त सुनिए। 11वीं किस्त। वो रात भर रोती रही। इतना वो अक्टूबर 1947 की उस रात भी नहीं रोई थी जिसकी सुबह वो और उसके खानदान वाले कराची से काठियावाड़ रवाना हुए थे, या जब न्यूयॉर्क में जमील ने उसे उसके घर से बाहर निकाला था। करोल बाग में वो अक्सर रातों को जगकर राहुल के लिए चुपके चुपके रोया करती थी और सुबह को आंगन में लगे हुए नलके पर जाकर आंखों पर खूब अच्छी तरह छपके मारती ताकि उसके बाप को उसके अलम का पता न चलने पाए। मगर उस वक्त माउंट लेवनिया के उस खूबसूरत कमरे में उसके आंसू देखकर परेशान या रंजीदा या पशेमान होने वाला कोई न था। इसलिए वो इत्मीनान से बिस्तर पर लेटी रही। उसके सामने सारा दिन, सारी जिंदगी, सारी दुनिया खाली पड़ी थी। भयानक तारीख खिला का तूफानी में समुंदर जिसका कहीं पर कोई किनारा न था। 8 बजे के करीब बहरा नाश्ता लेकर आया। मेहरबान, शफीक, मुस्कुराहट वाला बूढ़ा सिनाली जो उसकी सुर्ख आंखों को देखकर मुतफक्किर नजर आया, क्योंकि वो भी 2 जवान बेटियों का बाप था। ट्रे मेज पर रखकर वो चुपचाप बाहर चला गया। 10 बजे के करीब तैयार होकर उसने रिजर्वेशन के लिए हवाई जहाज के दफ्तर फोन किया और नीचे टेरेस पर उतर आई। समुद्र पर तेज धूप फैली हुई थी और उसकी चमक आंखों को बुरी लग रही थी। साहिल पर चंद अंग्रेज बच्चे रेत के किले बनाने में मसरूफ थे। बहुत दूर मूंगों के हार बेचने वाली औरत सर झुकाए एक सिमत को जा रही थी और गीली रेत पर उसके पैरों के निशान बड़े वाज़ेह नजर आ रहे थे। दिन बड़ा उजाड़ था। सारा माउंट लेवनिया, सारा कोलंबो, सारी दुनिया उजाड़ थी। उजाड़, उजाड़, उजाड़। चंद मिनट रेलिंग के सहारे खड़े रहने के बाद उसने तय किया कि दोपहर तक शहर का चक्कर लगाती रहे और पैकिंग करने के बाद वक्त से बहुत पहले ही एयरपोर्ट पर चली जाए। उसी वक्त हॉल पोर्टर ने आकर उससे कहा कि रिसेप्शन में उसके लिए फोन रखा है। हवाई जहाज के दफ्तर ने इत्तला दी थी कि मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में आए हुए लोग वापस जा रहे हैं, इसलिए तीन दिन तक जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। उसने बैग खोलकर ट्रैवलर्स चेक के किताबचे पर नजर डाली। चेक खत्म होने वाले थे। मैडम, आपने केलानिया का केलानिया मंदिर देख लिया? रिसेप्शन क्लर्क ने उसे पूछा। नहीं, अब जाकर देखूंगी, उसने चौंक कर जवाब दिया और बाहर चली गई। ड्राइव पर आकर उसने एक टैक्सी वाले को इशारे से बुलाया। केलानिया टेम्पल। सॉरी मैडम, उसने सर हिलाकर कहा। क्यों? शायद कर्फ्यू लग जाए। शहर में तमिल सिन्हाली झगड़े का अंदेशा है। ओ माय गॉड। वो एक दरख्त से टिक गई। यहां भी? अब क्या करूं?
यकायक उसे रतन सिंह जयसूर्य का ख्याल आया। उस अजनबी मुल्क में वो इरफान और लेस्ली मार्श के अलावा सिर्फ तीसरे आदमी जयसूर्य से मिली थी। शायद वो कोशिश करके हवाई जहाज में जगह दिलवा दे। अंदर लौटकर उसने जयसूर्य को फोन किया। उस वक्त जयसूर्य के अखबार के दफ्तर में एक हंगामी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जाहिर था कि उसकी आवाज सुनकर काफी मुताज्जुब हुआ। हेलो हेलो, डॉक्टर मीरचंदानी, कैसे याद कर लिया? उसने रिजर्वेशन के मुतालिक पूरी बात बताई। ओहो, सुनिए, इस वक्त मैं बेहद मसरूफ हूं। आपने सुबह का अखबार पढ़ लिया होगा। उसने सुबह का अखबार नहीं पढ़ा था। अगर आप ही जहमत करके यहां चली आए। मिस्टर इरफान कब वापस जा रहे हैं? पता नहीं। ओह, अच्छा, आ जाइए, मैं आपका मुंतजिर हूं। अखबार के दफ्तर में हर शख्स अपने अपने काम में मुनहमिक था। टेलीप्रिंटर्स और टाइपराइटर की लगातार खटखट, सब एडिटरों और रिपोर्टरों की भिनभिनाहट और टेलीफोन एक्सचेंज पर बैठी काली लड़की की बेइंतहा मस्नूई शीरीं आवाज। टेलीफोन एक्सचेंज पर बैठी हुई काली लड़की की बेइंतहा मस्नूई शीरीं आवाज में यकसा लंकादीप गुड मॉर्निंग की तकरार ने उसके दिल की वीरानी में और इजाफा कर दिया। चंद मिनट के इंतजार के बाद चीफ एडिटर ने उसे अंदर बुलवा भेजा। वो हॉल से गुजरती हुई जयसूर्या के कैबिन में दाखिल हुई। वो एक लंबे चौड़े डेस्क पर बैठा 2 टेलीफोनों पर बैक वक्त बात कर रहा था और बीच बीच में इंटरकॉम पर कुछ बोलता भी जाता था। वो कोने में रखी हुई कुर्सी पर टिक गई। जयसूर्या ने एक तरफ का टेलीफोन बंद करते हुए घूमने वाली कुर्सी उसकी तरफ जरा सी फेर कर उसे ऐसी अजीब नजरों से देखा कि वो पसीना पसीना हो गई। डर्टी ओल्ड मैन, उसने शदीद कराहत के साथ ज़ेरे लब कहा। जयसूर्या ने दूसरा रिसीवर भी हाथ से रखकर उसे मुखातिब किया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर मीरचंदानी, इजाजत दो तो तुम्हें सीता कहकर पुकारूं। आराम से बैठ जाओ। कल रात इरफान ने सारी बात बताई। दूसरे फोन की घंटी बजी और उसने फौरन उस पर सिन्हाली में गुफ्तगू शुरू कर दी। सीता को चक्कर आ गया। उसने मजबूती से कुर्सी का हत्था पकड़ लिया और चंद लहजों के लिए सर झुकाकर आंखें बंद कर ली। क्यों नहीं जमीन फटती कि मैं उसमें समा जाऊं, मगर चूंकि ये सीता और सावित्री की दुनिया न थी, कलयुग था, इसलिए जमीन ना फटी, ना सीता उसमें समाई। दूसरे लहजे उसने पर्स से सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट जलाया। जयसूर्या फोन पर बात खत्म करके उसकी तरफ मुड़ा। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हें सिगरेट पेश नहीं किया। उसने सीता को जरा गौर से देखा। वो बेइंतहा सफेद नजर आ रही थी। उस बेचारी के आसाब जरूरत से ज्यादा कमजोर हैं, उसने दिल में सोचा। फिर उससे कहा, घबराओ मत, मैं इरफान का पुराना राजदार हूं। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि वो और मैं कई साल तक जर्मनी में इकट्ठे रहे हैं। उस वक्त तुम बहुत छोटी सी रही होगी। उसने एक बार फिर सीता को उन्हीं लर्जा खेज नजरों से देखा। इरफान की निजी
और जज्बाती जिंदगी की कोई बात मुझसे छुपी नहीं। तुम्हारा राज मेरे पास महफूज रहेगा। बाज़ दफा जर्नलिस्टों पर भी भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, अब एक खुशखबरी सुन लो। आज कर्फ्यू नहीं लग रहा है, कॉफी पियोगी? उसने घंटी बजाई। नहीं शुक्रिया। सीता को अपने सारे वजूद से अत्ताह नफरत महसूस हुई। मैं यहां क्यों आई? मैं जरा वो हवाई जहाज की सीट, उसने शदीद नकाहत के साथ कहा, श्योर 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 माय डियर, मुझे फौरन कल का एडिटोरियल लिखना है। अपने सेक्रेटरी से कहता हूं। वो इंटरकॉम की तरफ झुका। रत्ना, जरा मार्टिन को भेज दो और तुम भी आओ। दूसरे लम्हे उसके सिन्हाली सेक्रेटरी और क्लर्क अंदर आए। उनके पीछे न्यूज एडिटर लपका हुआ आया और डेस्क पर झुककर उसे जल्दी जल्दी कुछ कहने लगा। एक बार फिर जयसूर्या सीता की मौजूदगी फरामोश करके अपने काम में मुनहमिक हो गया। वो चंद लहजों तक बैठी छत को घूरती रही, फिर उठकर साथ वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में घुंघरियाले बालों और गहरी सांवरी रंगत का एक तमिल नौजवान खिड़की के पास खड़ा नीचे सड़क पर ट्रैफिक देख रहा था। शायद वो भी जयसूर्या से मुलाकात का मुंतज़िर था। सीता ने जीने की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि जयसूर्या की सेक्रेटरी उसे बुलाने के लिए दौड़ी आई और उसे दोबारा कैबिन में जाना पड़ा। इतने में जयसूर्या ने इंटरकॉम पर कहा, रत्ना, मिस्टर रामास्वामी को आने दो। पर्दा उठा और वही तमिल नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुतबस्सम नजरों से सीता को देखा और दीवार से उठकर खड़ा हो गया। अपने स्टाफ से बातें करते करते कुर्सी सीता की तरफ घुमाकर जयसूर्या ने कहा, सीता, ये मेरा बेहद शरीर नौजवान दोस्त रामास्वामी है। हमारे मुल्क का शोला बयान कॉलम निगार। हमारे मुखालिफ अखबारों के लिए लिखता है, लेकिन मुझे ऐसे फिरका परस्तों से भी कभी कभार मिल लिया करता है। बैठो राम। हमारी हिंदुस्तानी मेहमान डॉक्टर मीरचंदानी से मिलो। हिंदुस्तानी होने के नाते मुमकिन है ये तुम्हारी हम ख्याल निकलें। इस तारुफ के बाद जयसूर्या फिर अपनी गुफ्तगू में मुनहमिक हो गया। रामास्वामी ने सीता को नमस्ते किया और बड़ी शाइस्ता बेतकल्लुफी से उससे बातें करने लगा। क्या वो बंबई से आई है? अच्छा, दिल्ली से। वो भी दिल्ली में नामानिगार की हैसियत से कई साल रह चुका है। दिल्ली में वो फलां सहाफ़ियों को जानता है वगैरह वगैरह। उसने ये भी बताया कि उसका आधा खानदान मद्रास में रहता है, मगर वो खुद ओवरसीज इंडियन है। और उस वक्त दफतन एक बड़ी अनोखी बात हुई। अजनबी सिन्हालियों के मजमे में घिरे सीता ने अपने हमउम्र उस तमिल नौजवान के लिए एक अजीब सी यगानगत महसूस की। जिस तरह सदियों पुराने अब्दियत परस्त, आपकी जगह, जिस तरह सदियों पुराने अब्दियत परस्त पोलोनरवा के सुनसान खड्डरों के दरमियान उसने जदीद इंसान लेज़ली माश के लिए उस जज्बे को महसूस किया था, क्योंकि वो उसकी मानूस 20वीं सदी की मगरबी मादा परस्त दुनिया का एक फर्द था।
पोलोनर्वा अब्दियत थी। डॉक्टर लेस्ली विंसन मार्श तारीखी वक्त। जिस तरह उस लेस्ली मार्श के मुकाबले में पहाड़ी रास्तों पर से गुजरते हुए बालों के जूड़े बनाए और सेरोंग पहने सिन्हाली किसानों, मर्दों और औरतों के लिए यगानगत महसूस करती थी, क्योंकि वो उसकी अपनी तहजीब का एक हिस्सा थे। और लेस्ली मार्श गैर मुल्की मसीही मगरबी इंसान था, और लेस्ली मार्श गैर मुल्की मसीही मगरबी इंसान था। जिस तरह माउंट लेवनिया के डाइनिंग हॉल में बैठे हुए फैशनेबल मर्दों और औरतों के मुकाबले में पाकिस्तान से आया हुआ इरफान बिल्कुल उसका अपना मालूम होता था, क्योंकि उसके बड़े सगीर का रहने वाला था। वो उसकी तहजीब का हिस्सा था। इंसान अपनी पेचीदा जिंदगी में बैक वक्त कितनी मुख्तलिफ और मुतजाद सतहों पर जिंदा रहता है। अब रामास्वामी भी जयसूर्या के साथ किसी बहस में उलझ चुका था। कैबिन में बातों का शोर बढ़ गया। उसके सर में दर्द हो रहा था। अचानक बेइंतहा मुतहविश होकर वो कैबिन से बाहर निकली और तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे सड़क पर आ गई। दुकानों के सामने बरामदे में बिला मकसद इधर उधर घूमने के बाद वो किताबों के स्टॉल पर जा खड़ी हुई और स्टॉल वाले से IAC के दफ्तर का स्टॉल वाले से IAC के दफ्तर का पता दरियाफ्त किया। चलिए मैं आपको वहां पहुंचा दूं। उसने पलट कर देखा। रामास्वामी खड़ा मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया, मुझे सिर्फ पता समझा दो, मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे चले आने के बाद मिस्टर जयसूर्या बहुत परेशान हुए कि तुम कहां गायब हो गई, मगर इस तमिल सिन्हाली क्राइसिस की वजह से वो इतने चकराए हुए हैं कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उस वक्त जब तुम उठकर चली आई, वो फोन पर अपने बड़े भाई से बात कर रहे थे जो काबीना में वजीर हैं। आज उनकी वजारत भी खतरे में है। वो बरामदे में सीता के साथ चलने लगा। ये झगड़ा क्यों हो रहा है? सीता ने घड़ी देखते हुए बेख्याली से सवाल किया। आओ 10 मिनट बैठकर कहीं कॉफी पी जाए। तुम आज ही दिल्ली वापस जाना चाहती हो? वो एक कहवा खाने में दाखिल हुए जहां यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और अखबार नवीस जोर शोर से बहसों में मसरूफ थे। यहां भी बड़ा शोर हो रहा था। वो दरवाजे के करीब एक मेज पर बैठ गए। सीता आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से अपनी कनपट्टियां दबाने लगी। कितना शोर था सारी दुनिया में, कितना रोला मच रहा था। ओह माफ करना, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर राम तेजी से मुर्शिदाबादी रेशम की साड़ी में मलबूस एक लड़की की तरफ गया जो उसी वक्त कहवा खाने से बाहर जा रही थी। दरवाजे के नजदीक ठिठक कर वो दोनों चंद मिनट तक जल्दी जल्दी एक दूसरे से कुछ कहते रहे। लड़की ने पलटकर कहर भरी नजरों से लड़की ने पलटकर कहर भरी निगाहों से सीता को देखा और बाहर चली गई। राम रुमाल से माथे का पसीना पोंछता हुआ वापस आकर बैठ गया। ये मेरी मंगेतर थी। सीता की सवालिया नजरों से नजरें मिलाकर उसने जरा झेंपते हुए जवाब दिया। वो कितना कम उम्र और जोशीला था। वो उसका हमसिन था। वो उसकी जबान, उसका जोश, उसका जज्बा समझ सकती थी।
क्या मतलब, अब नहीं है? सीता ने तबस्सुम के साथ पूछा। इसका इन्हिसार ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर है। अगर तुम कोई हर्ज न समझो तो मुझे समझाओ किस तरह। कहवे की प्याली को उदासी से देखते हुए उसने बताया, ये लड़की सिन्हाली बुद्धिस्ट है। वो खुद तमिल हिंदू घराने से ताल्लुक रखता है, इसलिए लड़की के माँ बाप इस शादी के खिलाफ हैं। लड़की बिल्कुल गैर सियासी है, मगर वो उसे एजुकेट करने की कोशिश करता रहता है। उस लड़की का बाप यूएनपी का लीडर भी है और उसका सारा फ्यूडल खानदान बेइंतहा दौलतमंद, रिएक्शनरी और अमेरिका परस्त है। पिछले हफ्ते में उससे लड़ बैठा। यह मैं मुसिर था कि किसी दूसरे शहर जाकर सिविल मैरिज कर ले और उसके बाद कुछ अरसे के लिए मद्रास चले जाएं, मगर वो उस चीज के लिए तैयार नहीं। डरपोक गिलहरी कहीं की। न जाने क्यों मैं अपनी दास्तान सुनाकर बोर कर रहा हूं तुम्हें। मुझे अपने मुताल्लिक और बताओ। सीता ने उसके कहवे की दूसरी प्याली मंगाते हुए कहा, तुम यहां नेटिव लोगों से मिली? सिवाय जयसूर्या के और तो किसी से नहीं मिली। सिवाय जयसूर्या के और तो किसी से नहीं मिली और एक डच बर्गर लड़की का गाना सुना। यानी मिस्टर जयसूर्या के अलावा मैं पहला खालिस नेटिव हूं जिससे आपकी मुठभेड़ हुई। डच बर्गर यहां के एंग्लो इंडियन है। इतने दिनों और क्या किया? बस सारा वक्त नुआरा एलिया में गुजर गया। फिर तो तुम सही मानों में गैर मुल्की सयाह हो। तुम्हें मिस्टर जयसूर्या ने अपने डिनर में मदऊ किया था? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? शायद तुमको उसका अंदाजा नहीं कि कोलंबो छोटा सा शहर है और तुमने इसमें काफी खलबली मचा रखी है। मेरी एक रफीक़ार ने अपने अखबार के सोशल कॉलम में तुम्हारा जिक्र भी किया था। माउंट लेवनिया में ठहरी हुई दिलफरेब हिंदुस्तानी खातून जो बेइंतहा खूबसूरत साड़ियां बांधती है, वो तुम्हारा इंटरव्यू भी करना चाहती थी, मगर तुम किसी सूरत दस्तयाब ना हो सकी। गुड गॉड! राम ने उसे नजर भर कर देखा। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? खुदाया, ये भी? मेरा मतलब है, मैं महज इतना कह रहा हूं कि चंद रोज कब्ल तुमसे मुलाकात हो जाती तो मैं तुम्हें यहाँ की असली धड़कती हुई जिंदगी की झलक दिखलाता। तुम्हें तमिल घरानों में मदऊ करता, अपनी बहनों से मिलवाता और अपनी मंगेतर से नहीं। वो मेरे घर कब आती है? वो फिर गमगीन हो गया और मैं ये तमन्ना कर रहा हूं कि वो अपना महल छोड़कर मेरे 3 कमरों के फ्लैट में आ रहेगी। सीता, तुमने कैनेडी के फ्यूडल तबके की और यूरोपियन प्लांटर्स की जिंदगी नहीं देखी? बर्तानिया की हसीन तरीन क्राउन कॉलोनी वाकई इन लोगों के लिए जन्नत थी और अब भी है। तुम तो मिडिल क्लास हो ना? हाँ, बल्कि लोअर मिडिल क्लास, सीता ने जवाब दिया। मेरी बेइंतहा अरिस्टोक्रेटिक विलम्मा अभी मुझसे पूछ रही थी कि तुम हिंदुस्तान की किस फ्लाइंग महारानी को कॉफी पिला रहे हो। सीता हंस पड़ी।
और आज सुबह की खबरें तो बड़ी परेशान कुन है। शुमाल में इतना फसाद हुआ। उसने राम के हाथ से अखबार लेकर कहा। मेज के बराबर से गुजरते हुए चंद दोस्तों को देखकर वो मुस्कुराया। इतना बदशक्ल स्याफाम शख्स, मगर उसके चेहरे में जहानत कूट कूट कर भरी थी और उसके दांत बेहद खूबसूरत थे और वो हंसता हुआ बड़ा अच्छा लगता था। सीता उसे बेध्यानी से देखा कि हैं बताओ। उसने सर निवड़ाकर कनपट्टी पर उंगली रखते हुए पूछा, तुम्हारे यहां इतना झगड़ा क्यों होता है? एक मुल्क के बासी होकर आपस में झगड़ते हो। सब कुछ जानते हुए इस कदर जहालत का सवाल। शायद तुम इसलिए कर रही हो कि वाकई अब बहुत बोर हो चुकी हो। तुम्हारे लिए कॉफी और मंगवाई जाए। बॉय, उसने आवाज दी, तुम्हारे यहां झगड़ा क्यों होता है? तुम लोग भी एक मुल्क के बासी थे। तुम और हम दोनों सरमायादार बोर्जुआ सियासत के शिकार हैं। उसके लहजे की तलखी ने सीता को याद दिला दिया कि एक बार न्यूयॉर्क में जमील का तारुफ उनके बड़े भाई के एक हमवतन से जब कराया गया तो जमील ने इसी तलखी के साथ जवाब दिया था, जी नहीं, मैं अब भी उसी मुल्क का आज़ाद शहरी हूं जिसे आप हजरात चंद साल उधर जन्नत निशान कहते थे। तुम तमिल लोगों के लिए कहा जाता है कि वो मेन लैंड की तरफ देखते हैं, जिस तरह सारे ओवरसीज चीनी मेन लैंड चाइना की तरफ देखते हैं। सीता ने उससे कहा, मैंने दिल्ली के अखबारों में लंका के इंडियन प्रॉब्लम के मुतालिक सिलसिलेवार मजमून लिखे। तुमको उनकी कटिंग भेजूंगा। शाम को मेरे घर खाना खाओ। तुम्हें कोलंबो से भागने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारे ऐसे खूबसूरत मेहमान हमारे यहां रोज रोज कब आते हैं? क्यों? हमारे हिंदुस्तानी फिल्म स्टार्स और डांसर्स तो यहां अक्सर आते रहते हैं। सीता ने उसकी आवाज की बढ़ती हुई जज्बातियत से घबराकर बात मजाक में टालना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम लंका द्वीप के उस कमरे में जब दाखिल हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कश्मीर की खुशगवार हवा का झोंका कहीं से आ गया। मैं सिंधी हूं, हाँ, लेकिन बिल्कुल कश्मीरी मालूम होती हो। सिंधी भी बदसूरत नहीं होते। वो हंसने लगे। उस वक्त कोलंबो के एक छोटे से कहवा खाने में बैठे दो नौजवान, एक सिलोनी ओवरसीज इंडियन तमिल, एक हिंदुस्तान से आई हुई पाकिस्तान की सिंधी शरणार्थी, बैक वक्त कितने मसरूर और कितने उदास मालूम हो रहे थे। उन्हें मालूम था कि जमीन उनकी आज की नौजवान नस्ल के कदमों के नीचे से सरक चुकी है और सारी दुनिया का मुस्तकबिल उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या उनके बाप ये जानते थे कि उनकी नस्ल के सियासतदानों की बनाई हुई दुनिया में उनके बच्चों को क्या कुछ सहना पड़ेगा? चलो, तुम्हें कोलंबो घुमा दिया जाए। राम ने कुर्सी पर से उठते हुए कहा, मगर एयरलाइंस का दफ्तर? अरे जहन्नुम में जाए तुम्हारा एयरलाइंस का दफ्तर। ये लंच टाइम है। सारे दफ्तर 3 बजे तक बंद रहेंगे। फिक्र मत करो, तुम्हें कल हवाई जहाज में बिठा दिया जाएगा। गालिबन तुम इसका मदावा नहीं कर सकती कि लोग तुम में अदबदा के दिलचस्पी लें। यह दूसरी बात है कि अपनी हद तक तुम भी उनका दिल तोड़ना नहीं चाहती। तुमने कौन जगह अब तक नहीं देखी
टैक्सी का दरवाज़ा बंद करके राम पूछ रहा था कि लानिया टेम्पल। उसने मरी हुई आवाज़ में जवाब दिया। मंदिर की चढ़ाई पर पहुंचकर चारों तरफ नजर डालते हुए सीता ने कहा, तुम्हारे यहाँ की सियासी सूरत हाल जो कुछ भी हो, मुझे तो पिछले 8-10 दिन से बराबर ऐसा ही लग रहा है कि मैं जुनूबी हिंद में हूं। वैसे ही मनाजर, उसी तरह की कल्चर। वो थककर सीढ़ियों पर बैठ गई। दुनिया में इतना रोला क्यों मचता है? गाइड लेडी, फर्स्ट क्लास गाइड, एक सोनाली ने अचानक नमूदार होकर पूछा। वो सीढ़ियों पर से उठी। तुम्हारे बुद्धिस्ट मंदिरों में इतने हिंदू माफ कीजिएगा, तुम्हारे बुद्धिस्ट मंदिरों में इतने हिंदू देवी देवताओं का जोर क्यों है? उसने इमारत की तरफ चलते हुए सवाल किया। राम सर झुकाए खामोशी से साथ साथ आ रहा था। ये हिंदू देवी देवता लोग लंका में हमारे बुद्ध धर्म के मुहाफिज हैं, गाइड ने बड़े वसूख से बताया। लो सुन लो भाई, सीता ने राम से कहा, और उसे डॉक्टर लेस्ली मार्श याद आ गया। पुर्तगालियों के आने से पहले पुर्तगालियों के आने से पहले तक लंका तहजीबी लिहाज से बिल्कुल एक था, और बरतानवी तसल्लुत से कबल तमिल सिन्हाली झगड़े का वजूद भी नहीं था। राम ने कहना शुरू किया, मगर फिर उकता कर चुप हो गया। नारंगी कपड़ों में मलबूस बड़े बड़े ताड़ के पंखे उठाए भिक्षुओं की एक टोली सामने से गुजरी। तुम मुझसे कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं। तुम सोशियोलॉजिस्ट हो ना? तुम अभी जुनूबी हिंद की बात कर रही थी। तुम ठीक कहती थी। सिन्हाली तरीक़े ज़िंदगी बुनियादी तौर पर हिंदू तरीक़े ज़िंदगी है, मगर फिर यह सवाल पैदा होता है कि बुद्धिज़्म, ये कम से कम लंका की बुद्धिज़्म, महज हिंदू मत का एक वर्जन है, या उसे अलहदा मजहब और कल्चर समझा जाए। सिन्हाली समाज की बुनियाद कास्ट पर थी। हालांकि कास्ट सिस्टम बुद्धिज्म में नहीं है। बहुत से सिन्हाली बुद्धिस्ट हिंदुओं के खुदाओं को पूछते हैं। फिर कौमी कल्चर क्या है? खालिस सिन्हाली कौमी कल्चर, खालिस हिंदुस्तानी कौमी कल्चर, खालिस पाकिस्तानी कौमी कल्चर। मैंने जयसूर्या के डिनर में उस रोज मेनलैंड से आए हुए चंद हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मेहमानों से पूछा था, क्या पाकिस्तानी इस्लाम वही है जो सऊदी अरब और मिस्र में राइज है? और क्या हिंदुस्तान के हिंदू अवाम का कल्चर वही है जो अशोक के ज़माने में था? जब मैं जयसूर्य से कहता हूं कि तुम लोग तारीख के इर्तिका को किस रूप से देख रहे हो, तो फौरन हम जिलावतनों की नफ्सियात पर एक तकरीर शुरू कर देता है। यहाँ बरतानवी दौर की नई मिडिल क्लास ने मुलाजमतें और सियासी मराहत हासिल करने के लिए एजिटेशन किया होगा, और मिडिल क्लास के मुख्तलिफ नस्ली और मजहबी फिरकों के मफाद आपस में टकराते थे। सीता ने पूछा। हाँ, बुद्धिस्ट कांग्रेस का मुतालबा है कि लंका की तारीख बुद्धिस्ट कांग्रेस का मुतालबा है कि लंका की तारीख असरे नौ लिखी जाए। एशिया के हर नए मुल्क में लिखी जा रही है, मगर तारीख को किस जाविये से इंटरप्रेट किया जाए? मंदिर की पहलू की दीवार पे
दूसरे खुदाओं के साथ रावण के छोटे भाई भगवान विभीषण दांत बाहर निकाले मुस्कुरा रहे थे। भगवान विभीषण गरीब क्योंकि भगवान होने के बावजूद राक्षस भी थे, इसलिए उनके 2 दांत बाहर निकले हुए थे। घर के भेदी यही महाशय थे। सीता ने राम से कहा और फिर उसे उस उर्दू मुहावरे का मतलब समझाया। अंदर हॉल में आर्ट स्कूल का एक तालिब इल्म फ्रेस्कोस की नकल उतारने में मसरूफ था। राम को उससे बातें करता छोड़कर वो आगे बढ़ गई। बराबर के कमरे में गौतम बुद्ध के तवील लेटे हुए मुजस्समे के कदमों में पुजारनों में से किसी एक का मुन्ना सा बच्चा मैले से कपड़े में लिपटा मीठी नींद सो रहा था और उसकी मां ठंडे मरमरी फर्श पर सिजदे में पड़ी थी। राहुल 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 बहुत आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से कदम रखती कि कहीं उसके पैरों की आहट से बच्चा जग न जाए। वो दूसरे कमरे में गई जहां एक और सुनहरी गौतम बुद्ध हस्ब मामूल खिले हुए कमल पर सुकून से बैठे थे। वो जरा के जरा आंखें बंद करके मूर्ति के सामने मरमरी सीढ़ियों पर बैठ गई। चंद लहजों के बाद उसने आंखें खोली। सामने इरफान खड़ा था। उसने खामोशी से चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और दीवार की तस्वीरों को गौर से देखने लगी। इरफान आगे बढ़ा। सीता सुनो, देखो, बात सुनो। गौतम बुद्ध अमन के शहजादे थे। मैं उनके सामने झुककर तुमसे माफी मांगता हूं। माफ कर दो, माफ कर दो सीता। वो फ्रेस्कोस पर नजरें जमाए रही। वो फ्रेस्कोस पर नजरें जमाए रही। सीता, सुन रही हो? सीता, सीता, सीता। कल तो मैं हुजूर कुतुब हासिल करने महात्मा बुद्ध के मंदिर में गया था, मगर आज मेरी मूड इतनी ड्रामाई नहीं है, लिहाजा आज शाम को चलो शहर को सुर्ख रंग कर दें। माउंट लेवनिया की बालकनी पर झुके हुए इरफान ने तजवीज़ किया। चलिए। सीता ने बशाशत से जवाब दिया। लिटिल हट जाकर चीनी कैबरे देखेंगे। सारे नाइट क्लबों में जाएंगे। शॉन मिशेल जाकर डच बर्गर लॉन्डिया से अपनी फरमाइश के गाने सुनेंगे। जू में जाकर हाथी को हारमोनियम बजाते देखेंगे। मगर तुम्हें तो अपने जर्नलिस्ट दोस्तों के घर जाकर ओवरसीज और स्टेटलेस हिंदुस्तानियों के मसाइल के तज्जिए के प्रोजेक्ट पर काम करना था। ओ इरफान, वाकई? वो कहा लगाकर हंसी। तुम भी कैसे कैसे भांत के लोगों को कहां से पिकअप कर लेती हो, कमाल है। इरफान के लहजे में कोई तंज, कोई तलखी नहीं थी। वो एक बेतकल्लुफ साथी की तरह बात कर रहा था, जो हासिद, बदगुमान, शक्की, कमजर्फ आशिक नहीं था, बल्कि महज एक पुराना दोस्त था। इंसान किस तरह लहजा ब लहजा मुख्तलिफ होता रहता है। अरे भाई, अपने हनुमान को फोन तो कर दो कि नहीं आ सकती उसके डिनर पर। हनुमान कौन?
वही तुम्हारा रामास्वामी अप्पा। अप्पा स्वामी कौन है? ये वाकया था कि उस वक्त तक वो रामास्वामी को भूल चुकी थी। इरफान ने उसे कब का वापस बुला लिया था। रामास्वामी की कमसिनी, सियासी हमख्याली, तहजीबी यगानगत, हर चीज उसके दिमाग से किलानिया के मंदिर ही में मय हो गई थी। दुनिया में आदमी सिर्फ एक था, इरफान। इरफान अव्वल व आखिर इरफान। परसों शाम जब इरफान ने उसकी तौहीन की थी, वो फूट फूट कर रोती रही थी। वो खौफनाक सुबह जब उसे जयसूर्या के दफ्तर में बैठना पड़ा था, वो उजाड़ दोपहर जब उसने रामास्वामी के साथ सिगरेटों के धुएं से भरे कहवा खाने में सीलोन की सियासत पर बातें की थी, वो सब यकसर उसके जहन से महव हो गया। लहजा, हाल, लहजा मौजूद है। लहजा, हाल, लहजा मौजूद है जो तुम्हारे हाथ में है। उसे थामे रखो, मजबूती से थामे रखो, क्योंकि दिन और रात तेजी से सरकते जा रहे हैं। वक्त अनकरीब खत्म होने वाला है। तो ये थी नावल सीताहरण की 11वीं किस्त। कल फिर आऊंगा और आपको इसकी 12वीं किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।